हेलो दोस्तों, बुक्स एज पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम लेकर आ गए हैं इस बुक का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक का सेकंड पार्ट ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर। कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकले, नेवर आउटशाइन द मास्टर। गैलीलियो गैलीलेई एक इटालियन साइंटिस्ट था। सन 1600 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, क्योंकि उसे अपने रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी डिस्कवरी और इनोवेशन किए, वे सब उसके रूलर्स को डेडिकेट थे। तब रेनेसेंस के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उसने मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उसको वो ड्यूक ऑफ गोंजा के सामने पेश करना पड़ा। उसने इस कंपास को यूज करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। यह किताब गैलीलियो ने मेडिची फैमिली को दी थी। ड्यूक और मेडिची दोनों बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट देकर पे करते थे, कभी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें अपने रूलर्स का पावर लेना पड़ता था। 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उसने एक न्यू स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने अपनी डिस्कवरी को अपने हर पेट्रॉन के हिसाब से बांट दी, जैसे किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब, वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसिस पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उनके नाम कर दी। यह बहुत बढ़िया टैक्टिक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कोजिमो I जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में जुपिटर को ज़्यूस कहा जाता है। कोजिमो I ने जुपिटर को मेडिची डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने 1540 में मेडिची की फाउंडेशन की थी। गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून्स की खोज कोजिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उसने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिची को यह ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून है। गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कोजिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिची के फाउंडर कोजिमो I के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को यह दिखाने की कोशिश की कि मेडिची डायनेस्टी को हेवन की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गैलीलियो ने एक एम्बलम भी बनाया, जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस एम्बलम को कोजिमो II के नया सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया उसके काम आया। उसी साल कोजिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अपने इस काम की वजह से अब वो किसी पेट्रियन पर डिपेंड्स नहीं था। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट्स के सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें यह डर होता है कि उनके सब्जेक्ट्स उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाए। उन्हें इन्वेंशन और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती है। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज्यादा ऑनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसीलिए इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे बस फाइनेंसियर रहे। वे इन इन्वेंशन और डिस्कवरीज में अपना नाम भी चाहते हैं। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे पावरफुल भी हैं और इंटेलिजेंट भी। गैलीलियो ये बात खूब अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने मेडिसी फैमिली की इतनी खुशामद की। गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, तभी उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे। बल्कि उसने अपने मास्टर मेडिची फैमिली को हेवनली बॉडी के साथ जोड़कर उनका स्टेटस इटली में ऊंचा कर दिया था। उसने खुद से ज्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर उसके मास्टर ने उसे खूब इनाम दिए। यह आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करें। ले जाने दे सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। उन्हें हरगिज ये ना दिखाए कि आप उनसे ज्यादा ब्रिलियंट है। मासूमियत से अपना काम करते रहे। हर काम में मास्टर की सलाह जरूर ले, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता भी है तो उसका क्रेडिट भी मास्टर को दे दें। अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खूबियों को छुपा कर रखें। लोगों को नाम कमाने दे। आप उन्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना कराए। जब आपका वक्त आएगा तब यही बात आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। उतना ही बोले जितनी जरूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में यह रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल्स और मिनिस्टर्स के बीच कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे।
दोनों लुइस 14 के आगे बारी बारी से अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज के लिए कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए। उन्होंने इश्यूज रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टैक्टिक्स भी बताए। लुइस 14 बस सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता, मैं देखता हूं, और बस यही बोलकर वो कोर्ट से चला जाता। लुइस 14 उस सब्जेक्ट पर कभी फिर बात नहीं करता था। उसके कोर्टमैन को कुछ दिनों बाद पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुइस स्टेट इश्यूज पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी यह पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके अगले स्टेप को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता था। लुइस 14 उन लोगों से मिली इंफॉर्मेशन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते थे। वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था क्योंकि उसे सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुइस 14 का सबसे बड़ा हथियार था। अपनी बातों को लिमिट रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। साल 1825 में रशिया में एक रिबेलियन हुआ था। निकोलस आई तब नया जार बना था, मगर लिबरल्स चेंज चाहते थे। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने। यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस आई ने आखिर दिसंबरिस्ट अपराइजिंग में इस रिबेलियन को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि रिबेलियन के लीडर कॉन्ड्रेटी रायलीव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रेलेविव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पावों में पास दरवाजे खुल गए थे कि तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रेलेविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। राजा का मैसेंजर तुरंत जार के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि रेलेविव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलेविव के माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रेलेविव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, सायर, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस ने उसी वक्त वो माफीनामा फाड़ कर फेंक दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। और अगले दिन ही रेलेविव को फिर से फांसी के तख्ते तक लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जो बोले सोच समझकर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाए या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाए। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होंगी। कंक्लूजन, ये बस कुछ एडवाइसेस है जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए को इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा मानो। अपने दुश्मनों को यूज कीजिए से मतलब है कि लोगों की गलतियों को माफ करके उन्हें एक और मौका दें। अपने ट्रू इमोशन को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनअज्युमिंग बने रहेंगे। कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पाँच कर जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे। तो कैसा लगा समरी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी बुक का समरी सुनना है तो उस बुक का नाम कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। नमस्ते।